are going to start our lecture number 4 from chapter number 5, that is growth and development. Role of cytoplasm in development. साइटोप्लाज्म का क्या रोल है डेवलपमेंट में? लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस का रोल को डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म का क्या रोल है। साइटोप्लाज्म का जो रोल है इंपॉर्टेंट रोल है और ये कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और ये किस बात से पता चला है? कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये बात जो है सामने आई। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि एक अनफर्टिलाइज ओवम ऑफ फ्रॉग का जो है अनफर्टिलाइज एग लिया, मीन्स वो ओवम लिया जो इसमें अभी स्पर्म एंटर नहीं था, तो मतलब अनफर्टिलाइज एग था, ठीक है ना। वो ओवम लिया, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे अगर हम ड्रॉ करें कि फर्टिलाइज जो एग होता है, अनफर्टिलाइज एग होता है फ्रॉग का, उसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ऊपर पार्ट जो होता है पेगमेंटेड साइटोप्लाज्मिक हाफ होता है और नीचे जो होता है यॉकी हाफ होता है, ठीक है ना। पेगमेंटेड साइटोप्लाज्म हाफ और नीचे जो होता है यॉकी हाफ होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जब हुई, मतलब इसके अंदर जो स्पर्म एंटर हुआ, स्पर्म का न्यूक्लियस जब इसके अंदर एंटर हुआ इस ओवम के अंदर, मीन्स अब फर्टिलाइज एग हो गया। जब फर्टिलाइजेशन के बाद मीन जब स्पर्म एंटर होगा, इसमें क्या होगा कि जो पेगमेंटेड साइटोप्लाज्म जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे एक एरिया बन जाएगा जिसको ग्रे एरिया कह रहे हैं, मतलब एक ग्रे सा एरिया वो नज़र आएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिसन। क्रिसन जो चांद को बोलते हैं, लेकिन उसकी उस टाइप का जो है यहाँ पे से यूँ एरिया बन जाएगा, जिसको क्या कह रहे हैं, ग्रे क्रिसन भी बोलते हैं और ग्रे एरिया भी कहते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, मतलब जब इसके अंदर जो है स्पर्म एंटर होगा तब होगा, उससे पहले नहीं होगा। हाँ, स्पेसिमैन ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था 1930 में, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है पहले तो जो है जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट, मतलब ये एक्सपेरिमेंट इस पर नहीं था, एक अनफर्टिलाइज एग का ओवम लिया, मतलब फ्रॉग का ओवम लिया, इसमें अभी स्पर्म एंटर नहीं हुआ था, ठीक है ना। फिर जब स्पर्म एंटर हुआ तो वो जो फर्टिलाइज हो गया, उसमें जो है ग्रे एरिया फॉर्म हो गया। अब जो है उन्होंने वो लिया, ठीक है ना। अब जब उसमें डिवीजन हुई, फर्स्ट क्लीवेज की डिवीजन हुई, मतलब वो सेल डिवाइड हो गया, तो जायगोट जो है डिवाइड हुआ वर्टिकल डिवाइड हुआ, सेंटर से डिवाइड हुआ यूँ, और दो इक्वल हाफ में दो स्मॉल डॉटर सेल में डिवाइड हुआ। और जो ग्रे क्रिसन था ये भी इक्वली डिवाइड हुआ, मतलब दोनों जो सेल है दोनों में इक्वली जो है ये डिवाइड हुआ, एक आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे। अब स्टेज पे अगर हम इसको केयरफुली जो है सेपरेट कर लें, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये दोनों जो पोर्शन है दोनों से अलग अलग जो है एम्ब्रियो जो है फ्रॉग का या टैडपोल जो है डेवलप हो सकता है, क्योंकि ये जो इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये जो है एज अ गॉड बिहेव करेगा। अच्छा, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट जब किया उन्होंने ऐसे ही जो है फर्टिलाइज एग लिया, स्पर्म एंटर हुआ था और उसमें ग्रे क्रिसन भी था। अब उन्होंने उसको ऐसे जो है उसकी डिवीजन करवाई, ऐसे उसको अरेंज किया इस एंगल से कि जो ग्रे क्रिसन था, जो ग्रे एरिया था, वो सिर्फ एक ही पोर्शन में जो है मूव हुआ और दूसरे पोर्शन में नहीं हुआ। यहाँ पे एक ही पोर्शन में ग्रे क्रिसन जो है मूव हुआ, यहाँ पे दूसरे एरिया में नहीं है। तो अब इससे जब डेवलपमेंट हुई तो जो जिस एरिया में ग्रे क्रिसन था वहाँ से तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट टैडपोल जो है फ्रॉग का वो डेवलप हुआ, लेकिन जो दूसरा एरिया जिसमें ग्रे एरिया नहीं था उससे जो है एक बॉल ऑफ सेल तो फॉर्म हुई, लेकिन उससे जो है फर्दर डेवलपमेंट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो है क्या बात सामने, कंक्लूजन क्या है कि although both daughter cells were having same identical genes, दोनों जो डॉटर सेल सबके दोनों के पास जो है आइडेंटिकल जीन्स थे, लेकिन क्या था कि साइटोप्लाज्म दोनों का साइटोप्लाज्म जो था वो डिफरेंट था। इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है जिसमें ग्रे क्रिसन था है वो रिक्वायर्ड है एक नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। फ्रॉग पे एक्सपेरिमेंट हुआ था तो इसलिए फ्रॉग की डेवलपमेंट की बात हो रही है कि वो साइटोप्लाज्म जिसमें ग्रे क्रिसन है वो मतलब मीन्स वो रिक्वायर्ड है एक नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग के लिए, ठीक है ना। इससे ये बात प्रूफ होती है कि साइटोप्लाज्म जो है सम रेगुलेटरी एफर्ट है ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। Our new topic is aging. Aging means बुढ़ापा, and it is very interesting topic. What is aging? The body of multicellular or animals undergoes the process of progressive deterioration called aging. जितने भी मल्टीसेलर जो एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी है किसी ऐसे स्टेज से गुजरती है जिसमें जो है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजिंग आती है, उनके उस प्रोसेस को कहते हैं एजिंग।
ओके, द साइंस ऑफ एजिंग, जैसे कि हर चीज़ के स्टडी का कुछ न कुछ अलग सी ब्रांच होती है, तो इस तरह जो एजिंग को स्टडी करने को कहते हैं जेंटोलॉजी। जेंटोलॉजी में क्या होता है कि एजिंग के प्रोसेस को कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या कमी, क्या कुछ स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, सब चीज़ें जो है स्टडी करते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ एजिंग जो है ये कैसे होता है, क्यों होता है। कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स जो है हमारे बॉडी में वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है, उनका स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। उनके इस रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने लगते हैं और कुछ फंक्शन भी लॉस होने लगते हैं, तो जिसको हम एजिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है कि सेल जो है ब्रेक डाउन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अच्छा, ह्यूमन में जो है मोस्टली जो है कुछ साइन ऐसे होते हैं जिसको देख के जो है डिटरमाइन किया जाता है कि अब जो है एजिंग हो गई है, बुढ़ापा आने वाला है। तो वो साइन कौन कौन से हैं? नंबर 1 है लॉस ऑफ हेयर पिगमेंटेशन, मीन्स हेयर के कलर का लॉस होना, ग्रेश हेयर हो जाना, वाइट हेयर हो जाना। वैसे आजकल तो छोटे बच्चों में भी उनकी हेयर कुछ डिजीज़ की वजह से उनके हेयर का कलर जो है लॉस होता है, लेकिन मोस्टली होता है बुढ़ापे में ही होता है, एजिड लोगों में ही होता है कि उनके हेयर का कलर जो है लॉस होता है। देन है रिंकल्स, स्किन रिंकल्स का डेवलप होना, स्किन के ऊपर जो है रिंकल्स आ जाना, झुर्रियाँ आ जाना। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल पिगमेंटेशन एरिया इन द स्किन, स्किन के ऊपर कुछ ऐसे पिगमेंट आ जाना डिफरेंट कलर के, मतलब ब्राउन, डार्क ब्राउन, जैसे कि जो आपकी स्किन होती है उससे थोड़ा सा हट के कलर होते हैं, जो निशान बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जर्नल वीकनेस, कमजोरी हो जाती है। और इंक्रीज फैट डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन इंक्रीज होता है, मीन्स कि फैट ज़्यादा डिपोजिट होने लगता है। आपने देखा होगा कि जैसी एज बढ़ती है तो जो बैली है, मोस्टली बैली में फैट डिपॉजिट होने लगता है और टमी निकल आती है। और पुअर विजन, सही से दिखाई नहीं देता, विजन जो है बहुत वीक हो जाती है। ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी, आहिस्ता आहिस्ता जो है मेमोरी की लॉस हो रही होती है। और इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज़, मतलब क्योंकि जैसी इंसान एज जिसकी होती है तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वीक होता है। जैसे फिर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ज़्यादातर जो इन्फेक्शन डिजीज़ होती है, फिर हमारा इम्यून सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा होता है, फिर क्या होता है कि वो जो है डिजीज़ जल्दी से आसानी से कॉज होने लगती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है फाइट सही से नहीं कर पा रहा होता। और क्या होता है कि कुछ और ऐसी डिजीज़ होने लगती है जिसकी ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि आपने इसके बारे में स्टडी किया कि इसमें जिसका जो बोन्स हैं वो हॉलो और थिन, मतलब कमज़ोर होने लगते हैं, ठीक है ना। और आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है, जो जॉइंट में से दर्द होना शुरू होता है, जिसको कैसा होता है कि बोन्स के ऊपर जो कार्टिलेज होती है, ठीक है ना, तो कार्टिलेज जो है वक्त जो है वो ख़त्म होने लगती है। जब वो ख़त्म हो जाएगी तब जो दो जॉइंट्स आपस में जो है टच होंगे तो उनमें रगड़ाव होगा, इसमें जो है फिर आवाज़ें भी आएंगी और दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग होने लगती है। तो ये जो हड्डीज होती हैं, ये सब जो साइन है, ये क्या है, एजिंग के साइन है, ठीक है ना। ओके, जितनी भी इतनी एडवांस साइंस आ गई है, मतलब जितनी भी एडवांसमेंट आ गई है, लेकिन आज तक जो है मतलब ये एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चली कि एजिंग क्यों होती है, ठीक है ना। मतलब जो एग्जैक्ट कॉज है एजिंग की वो अभी तक अननोन है। कुछ इंटरेस्टिंग लाइन है, कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज जो है दी गई, लेकिन जो एग्जैक्ट वजह है कि क्यों एजिंग होती है एंड हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम इट, कैसे जो हम इनसे बच सकते हैं, वो अभी तक जो है डिस्कवर नहीं हो सका। कुछ थ्योरीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि जेनेटिक ऑरिजिन, ठीक है ना। साइंटिस्ट थे दो, ठीक है, पॉल मूर और लियोनार्ड। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहा कि वी आर जेनेटिकली प्रोग्राम टू एज, हम जो है जेनेटिकली ऐसे प्रोग्राम किए गए कि हमें बड़ा होना है, मतलब हमें एज हमारी बढ़नी है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इन्होंने कल्चर किया एक नॉर्मल एम्ब्रियोनिक ह्यूमन सेल, एक ह्यूमन सेल को जो है कल्चर में रखा और उनको पता चला कि जो सेल जो है, ठीक है ना, ये डिवाइड हो रहा है ऑलमोस्ट 50 टाइम जो है वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 50 टाइम के बाद क्या हो रहा है, वो सेल जो है डिवाइड नहीं हो रहा, स्टॉप डिवाइडिंग कर रहा है वो, और जो है फिर उसके बाद जो है वो सेल जो है डेड ऑफ हो जाता है, मीन्स वो मर जाता है, ठीक है ना। तो इससे ये पता चला कि जो हमारे सेल की जो डिवीजन की लिमिट है वो क्या है, लिमिटेड पोटेंशियल जो है डिवीजन की लिमिटेड पोटेंशियल है, मतलब एक लिमिट तक जो है हमारा सेल डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमने 50 टाइम्स ऑलमोस्ट कहा है कि 50 टाइम तक एक सेल डिवाइड होगा, फिर उसके बाद जो है उसकी डिवीजन जो है ख़त्म हो जाती है, मतलब स्टॉप हो जाती है, उसके बाद वो सेल जो है मर जाता है। तो मीन्स इस तरह जो है हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज हो रहा होता है। ये बात फिर बाकी साइंटिस्ट ने जब इसको स्टडी किया तो ये बात ऐसी थोड़ी सी सही भी लगी, क्योंकि हमारा जो DNA होता है, ठीक है ना,
हमारा डीएनए जैसे है ये हमारा डीएनए, ठीक है ना। हमारे डीएनए में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ एक इनके जो एंड होते हैं यहाँ पे जो है एक और ऐसे जो है स्ट्रक्चर सा होता है जो कि एसेंटल नहीं होता। ये एसेंटल डीएनए और ये एसेंटल नहीं है, तो इसको बोलते हैं टीलोमेयर्स। टीलोमेयर्स टीलोमेयर्स। अच्छा, जब भी ये डीएनए मतलब जो है यहाँ पे जो डिवीजन होगी तो यहाँ से थोड़ा टीलोमेयर रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव होगा, फिर दोबारा से डिवाइड होगा, दोबारा से ये जो है यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से ख़त्म होता रहेगा। ऐसे करते करते ये पूरा जो है टीलोमेयर्स ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये जो है एसेंटल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो अब जो है फिर डीएनए ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब डिवीजन होगा तो डीएनए खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जब डीएनए पूरा खत्म हो जाएगा तो मीन्स वो उस सेल का फंक्शन जो है और स्ट्रक्चर लॉस हो गया, वो फंक्शन नहीं करेगा। तो इस पर वर्किंग हो रही है कि एंजाइम जो है बनाया गया है जो टीलोमेरेज कहते हैं, जो कि ये कहा जाता है कि ये जो है इस जो टीलोमर्स है इसको जो है बढ़ाएगा, जिससे तो जितना ज़्यादा ये टीलोमेरेज होगा इसकी लेंथ को बढ़ाएगा तो उतना ज़्यादा जो है फिर मतलब स्लो डाउन जो है एजिंग होगी, ये डीएनए की जो लाइफ है वो स्लो होगी। तो लेकिन इस पर वर्किंग हो रही है, अभी कंप्लीट डिस्कवर नहीं किया गया है कंप्लीट, इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट जो है ना ही वजह पता चली कि क्यों एजिंग होती है और ना ही कोई ऐसा कुछ बनाया गया इसको जो है कि इस एजिंग प्रोसेस को रोका जाए। सेकेंड थ्योरी है दैट इज जीन म्यूटेशन। सो व्हाट इज जीन म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जब भी कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में, जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस हो जाती है। जब जो इन्फॉर्मेशन जानी होती है वो लॉस हो जाती है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या कहते हैं कि जब जैसे ही टाइम गुजरता है तो जीन्स में म्यूटेशन होती है तो कुछ जो होता है कुछ फ्री रेडिकल्स, ठीक है ना, कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो कि डीएनए के ऊपर जो है क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है ना, उनको डैमेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही ये डीएनए डैमेज होगा तो जो हमारा इसमें क्या होगा कि हमारे जो सेल है वो जो है फंक्शन सही से नहीं करेंगे और सही से जो है उनका स्ट्रक्चर भी नहीं फॉर्म होगा। तो क्या होगा कि एजिंग कॉज होगी। मीन्स कुछ फ्री रेडिकल्स, कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो कि डीएनए म्यूटेशन होती रहती है, किसी भी वजह से म्यूटेशन जब होती है जीन्स में तो उस पर जो है डीएनए पे अटैक करेंगे, ठीक है ना। तो उन फ्री रेडिकल की वजह से जो है जीन्स जो है डैमेज अगर होता है तो वो स्ट्रक्चर सेल के स्ट्रक्चर को जो है लॉस हो जाएगा उसमें और फंक्शन भी लॉस। मीन्स के जो डीएनए है, ठीक है ना, जो कि इसको जाके प्रोटीन या कोई एंजाइम बनाना है तो अब जो है वो मैसेज से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और उसके बाद तो आगे जो इसके रिजल्ट में ना प्रोटीन बनेगा, एंजाइम्स बनेगा, तो मीन्स जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा उन सेल्स का, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे अगर हम एग्जांपल दें इंसुलिन की, जैसे वो सेल जो कि इंसुलिन सेल जो है अगर उनके पास उनका प्रॉपर डीएनए ना और डीएनए डैमेज होगा तो फिर इंसुलिन फॉर्म नहीं होगा, तो बॉडी में क्या होगा कि स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा और जो है फंक्शन भी कुछ ऐसे लॉस हो जाएंगे उस इंसुलिन बनाने वाले सेल्स के, तो पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये फ्री रेडिकल जो आयंस हैं जो कि डीएनए के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इनकी वजह से हो रहा है। ओके, देन जो है ये ऑब्जर्व किया गया है कि एजिंग को स्टॉप तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ जो है लो फैट डाइट्स और जो है एरोबिक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज के ज़रिए जो है इसको स्लो डाउन किया जा सकता है, इसको रिड्यूस किया जाता है। मतलब जो है थोड़ा सा इसके सिम्टम्स को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाता है, इसके साइन को, ठीक है ना, और थोड़ा सा इसकी जो प्रोसेस उसको जो है स्लो डाउन किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है दो एंजाइम्स हैं, कौन से? सुपर ऑक्साइड डिमेलेज एंड कैटालेज। ये क्या करते हैं? ये जो बॉडी में जो हमारे जो है H2O2, ठीक है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है मॉलिक्यूल जो है जो कि हार्मफुल मॉलिक्यूल्स है, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, ये H2O2 को जो है ब्रेक डाउन करता है और जब ब्रेक डाउन कर लेता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है कन्वर्ट हो जाता है, तो जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो मीन्स इससे जो है हमारे डीएनए को जो है डीएनए को जो है महफूज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को डीऑक्सीफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो फूड है वो भी जो है बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए, क्योंकि फ्रूट जो है
डीऑक्सी ऑक्सीडेंट उनको कहा जाता है, क्योंकि ये जो है फाइट करते हैं, इनमें ऐसे कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो फाइट करते हैं, इसके साथ फ्री रेडिकल जो आयंस होते हैं जो कि हमारे डीएनए के ऊपर अटैक करते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं और जो है उनको जो है डीएनए को डैमेज होने से रोकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है स्लो डाउन किया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी थ्योरी अभी तक नहीं आई कि कैसे जो है जो एग्जैक्ट कॉज पता चलेगा कि क्यों जो है एजिंग हो रही है और उसको कैसे जो है स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है हमारा न्यू टॉपिक हम स्टार्ट, दैट इज रीजनरेशन। What is regeneration? The process by which some organism replace or restore lost body part। कुछ organism ऐसे में process होता है जो कि अपना lost part जो है और जो डैमेज पार्ट होता है उसको दोबारा से रीजनरेट करते हैं, दोबारा से रिपेयर करते हैं, उसको रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये रीजनरेशन जो होती है जितना सिमिलर ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे कि हम दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं, एक वर्टिब्रेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट होते हैं सिंपलेस्ट होते हैं और जो वर्टिब्रेट होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जितना ऑर्गेनिज्म सिंपल होगा उतने में रीजनरेशन ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे आपको हाइड्रा एग्जाम्पल दी कि हाइड्रा में रीजनरेशन ज़्यादा होती है। इवन अच्छा ये जो स्पंजेस है इसमें भी, और इसके अलावा जो है स्टार फिश, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो इनमें रीजनरेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ज़्यादा होती है। अगर हम स्टार के जो किसी भी जो ये इसका जो पार्ट काट दिया जाए तो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। इस तरह हाइड्रा को अगर स्मॉल पीस में भी काट दिया जाए तो दोबारा से वो क्या, जैसे इसको काट के ऐसे अलग कर दिया गया, फिर क्या होता है कि इसमें दोबारा से रीजनरेशन हो जाती है। इस तरह अगर यहाँ पे स्पंजेस को देखें तो स्पंजेस को जो है क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया गया, स्पंजेस को कट किया गया, उसको स्मॉल चॉप किया गया, स्मॉल पीस में कन्वर्ट किया गया, फिर क्या हुआ कि उसको दोबारा से रीजनरेशन होने लगी, दोबारा से कंप्लीट स्पंज जो है फॉर्म हो गया। मीन्स जितना भी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होंगे उतनी ही रीजनरेशन ज़्यादा होगी, और जैसे ही ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनकी रीजनरेशन उतनी ही कम होगी। जैसे कि हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट में क्या है कि जैसे कि अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें, इंसेक्ट्स वगैरह की बात करें, तो उसमें जो है दे कैन रीजनरेट देयर अपेंडिसेस, ठीक है ना। और जो है जैसे कि लिजर्ड है, ठीक है ना, और इनमें क्या होता है कि ये जो है दे कैन रीजनरेट देयर टेल। अगर इनकी टेल कट जाती है किसी वजह से तो वो दोबारा से अपनी टेल को रीजनरेट करते हैं। लेकिन जैसे कि सबसे एडवांस जो है वो बर्ड्स हैं और उसके बाद ह्यूमन है, तो ह्यूमन और बर्ड्स में जो है रीजनरेशन बहुत ही कम प्रोसेस है। उसमें सिर्फ क्या होता है कि अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो सिर्फ स्किन के ऊपर स्कार बन जाता है, ये रीजनरेट होता है। इसके अलावा कोई रीजनरेशन जो है ऐसी कुछ खास नहीं होती है बर्ड्स के अंदर भी और ह्यूमन के अंदर भी, कि अगर कोई चोट लग जाए, कुछ इंजरी हो जाए तो उसके ऊपर स्कार बन जाना, ठीक है। तो ये मीन्स जितनी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होंगी उतनी रीजनरेशन ज़्यादा होगी, और जितनी हायर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें जो है रीजनरेशन कम होगी। बहुत स्मॉल टॉपिक था ये। उसके बाद जो है हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज एबनॉर्मल डेवलपमेंट? डेविएशन इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ड्यूरिंग बायोलॉजिकल डेवलपमेंट आर कॉल्ड एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्या होता है? जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जो नॉर्मल फंक्शन होता है, उसमें कुछ चेंज आ जाना, उसमें कुछ खराबी आ जाना, ठीक है ना। कब? जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, मीन्स जब बेबी जो ऑर्गेनिज्म है मदर की बॉडी में उसकी डेवलपमेंट होती है, ड्यूरिंग उसमें कुछ ऐसी जो है चेंजिंग कुछ ऐसे आ जाना उनके नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन में, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट। द स्टडी ऑफ द सच एबनॉर्मलिटीज आर कॉल्ड टियटोलॉजी, ठीक है ना। जो इस एबनॉर्मलिटीज को स्टडी को क्या बोलते हैं? टियटोलॉजी कहते हैं। ओके, वैसे तो जो जितनी भी जो डेवलपमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की मदर की बॉडी में, वो जो है एक जो सीक्वेंस से प्रोसेस है, मतलब जो है ऑर्डर वाइज जो है उसको अरेंज है, मतलब एक सीक्वेंस से हो रहा होता है। और नॉर्मली जो है बच्चे और जो बेबीज़ वगैरह होते हैं वो नॉर्मली होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसकी वजह से जब डेवलपमेंट होती है तो वो जो है इफेक्ट करती है वो जो एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है ना, मतलब जो डेवलपमेंट हो रही है उसको जो है इफेक्ट करती है। कौन कौन सी है? जैसे कि नंबर 1 है म्यूटेशन। म्यूटेशन हमने कहा था चेंज इन द जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज आ जाना, ठीक है ना। किस वजह से होता है? मोस्टली जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो अल्फा गामा बीटा जो रेज होती है उनकी वजह से, या फिर हाई रेज एक्सरेज जो होते हैं उनकी वजह से भी जो है ये जो है इफेक्ट करती है डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसलिए कहते हैं कि बार बार जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बार बार जो है हाँ मतलब अच्छा नहीं होता कि ज़्यादातर एक्सरे किया करवाया जाए, अल्ट्रासाउंड, मतलब एक नॉर्मल होता है कि एक नॉर्मल नंबर होता है कि इस मंथ के बाद जो है करवाना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा जो होता है वो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके बाद जो है सम ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
अच्छा, ड्रग्स का जैसे ड्रग्स दो तरह की होती है लीगल और होती है इलीगल जो होती है, मतलब स्मोकिंग या जो अल्कोहल है, ये डेवलपमेंट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसमें जो है एबनॉर्मलिटीज़ जो है आ जाती है अगर मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ले रही होती है। इसके अलावा जो है कुछ ड्रग्स की हम मेडिसिन के लिए भी नेम यूज़ करते हैं, तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि जिनका बैड इफेक्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलपमेंट के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन, इसलिए कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन जो है अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट, कुछ लेडीज़ जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको कुछ अगर डिजीज़ होती है तो वो जो है डॉक्टर से जो है वो मेडिसिन ले लेती हैं, ठीक है ना। अब दोबारा जो है नेक्स्ट टाइम दोबारा उनको जो डिजीज़ होती है तो वो सोचती है कि अब दोबारा हम क्यों जाए डॉक्टर के पास, अपने पैसे ज़ाया करें, तो वो जो घर में मेडिसिन पड़ी थी उसको खा लेती हैं। अब उस टाइम क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी हो तो मीन्स कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनका जो है बैड इफेक्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो जो अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए जो है जब भी कोई भी डिजीज़ हो तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो है डॉक्टर्स से जो है के पास जाके जो है अपने पूरा जो है सब कुछ बताने के बाद ही जो है मेडिसिन लें। उसके बाद कुछ एबनॉर्मल सिक्रेटरी फंक्शन होता है, कुछ ग्लैंड जो है वो एबनॉर्मल सिक्रेशन करते हैं, जैसे हार्मोन्स जो होते हैं ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, या फिर जो है उनका प्रोडक्शन जो है लो हो जाता है, जिसकी वजह से भी एबनॉर्मलिटीज़ जो है कॉज होती है, ठीक है ना। Such kind of structure and or biochemical abnormalities which may be lethal development in the new individual, ये जो चीज़ें हैं क्या करती हैं, ये जो बेबीज़ हैं उनमें जो है जो डेवलपमेंट होती है उनमें उन पर इफेक्ट करती हैं, उनमें जो है इनके स्ट्रक्चर या बायोकेमिकल जो एबनॉर्मलिटीज़ को कॉज करती हैं। Some of the abnormal condition are listed below. Number one is macrocephaly. What is macrocephaly? Macro means small and cephaly means skulls. छोटा सर रह जाना. Organism with small skull in proportion to the normal body size. अच्छा क्या होता है कि organism का जो skull होता है वो small होता है. इनकी बॉडी जो ट्रंक है, मीन्स ट्रंक जो होती है, हाथ पैर सब सही होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो सर है वो थोड़ा सा जो डेवलपमेंट ऐसा कुछ होता है कि उनका जो स्कल का साइज़ है वो स्मॉल रह जाता है, इसको मैक्रोसेफेली बोलते हैं, ठीक है ना। देन है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ये दोनों डिजीज हमने चैप्टर नंबर 2 में जो है इसको डिस्कस किया हुआ है। तो क्या होता है इसमें कि अपर लिप्स में गैप आ जाना या फिर रूफ ऑफ द माउथ। पैलेट क्या होता है, रूफ ऑफ द माउथ, इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे ओरल कैविटी को और नेजल कैविटी को जिससे अलग करना, ताकि जो हम सांस लें वो अलग रास्ते से जाए और जो हम फूड खा रहे हैं वो हमारे नेजल कैविटी में एंटर ना हो, ठीक है ना। तो इसमें गैप आ जाना मीन्स तालू में पैलेट में गैप आ जाना, या फिर लिप में जिसे कट कुछ लगा होता है जो मतलब ड्यूरिंग बर्थ, मतलब जब बर्थ होती है तो बेबी के लगा होता है, तो उसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है ना। अभी इनकी आजकल सर्जरी होती है तो इतना जो है ये बड़ा मसला नहीं होता, इनकी सर्जरी हो जाती है। ये क्या है, ये जो है क्लेफ्ट लिप वाले पे जो है बेबी है, इसके होंठ पे कट लगा हुआ है, और ये जो है इसके लिप पे नहीं है लेकिन इसके अंदर जो है तालू है उस पर लगा हुआ है, तो ये क्या कहते हैं इसको, ये क्लेफ्ट पैलेट है यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप दोनों इसी में है। ओके, थर्ड वन इज पॉलीडेक्टाइली मीन्स एक्सेसिव नंबर ऑफ फिंगर्स एंड टोज। क्या होता है कि कुछ ड्यूरिंग डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक्सेसिव नंबर ऑफ जो बाय बर्थ क्या होता है, कुछ बेबीज़ में जो होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में उनके जो है टोज और जो फिंगर्स जो होती हैं उनमें उनके नंबर में इंक्रीज हो जाना। जैसे कि वैसे नॉर्मली हमारे 5 फिंगर्स और 5 टोज होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा या फिर कुछ एक्स्ट्रा टोज और फिंगर्स जो है बॉडी में होते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीडेक्टाइल। नंबर 4 इज डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में कहता है कि हार्ट जो है थोड़ा सा राइट साइड की तरफ जो है, चेस्ट के राइट साइड की तरफ जो है टिल्ड होता है। वैसे तो हमारा जो नॉर्मली हार्ट होता है वो क्या होता है कि लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टर्न होता है, टिल्ड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हार्ट है क्या होता है थोड़ा सा राइट साइड की तरफ आया होता है, ठीक है ना। इसका इतना पता नहीं चलता क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती, लेकिन जब इसका एक्सरे करवाया जाए तो जो है एक्सरे में मालूम होता है, या फिर अगर डॉक्टर जो है इसकी पल्स और जो हार्ट बीट को फील करने को किसी भी पेशेंट की फील करे तो तब पता चलता है कि थोड़ा सा जो है अपनी लेफ्ट साइड पे नहीं है, थोड़ा सा राइट साइड पे जो है टिल्ड है, ठीक है ना। और इसमें कुछ प्रॉब्लम कुछ ऐसी नहीं होती। देन नंबर 5 है सकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल सकल शेप आरबीसी फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमारे जो बॉडी के जो वैसे जो आरबीसी होते हैं वो इस शेप में होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ये जो शेप नज़र आ रही है ना आपको, ये वाली शेप, ऐसे शेप जो सकल शेप, इसको चांद क्रेसेंट शेप भी बोलते हैं, लेकिन इस शेप की जो है
आरबीसी बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये नॉर्मल है और ये जो है सर्कल शेप की है। तो ये क्या करते हैं, जब ये वेसल में मूव करेंगे तो ये वेसल को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर जो है जब ब्लॉक करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होंगे तो मीन्स हेमोग्लोबिन जो है वो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। मीन्स फिर बॉडी में जो है ब्लड की कमी होने लगती है, तो उसको एनीमिया क्या इसलिए कह रहे हैं कि सकल शेप एनीमिया, क्योंकि सकल शेप की वजह से ये होता है, ठीक है ना। इसमें जो है नॉर्मली जो होता है ये इसके शेप की वजह से जो है ना ब्लड वेसल में जो है फिर वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है इसकी शेप की वजह से। ओके, देन हमारे पास है नंबर 6 पे टर्नर सिंड्रोम। फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट है, मतलब ये फीमेल में होता है। अच्छा, ये सिर्फ इफेक्ट करता है फीमेल्स को, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है, ठीक है ना, वो मिसिंग हो जाता है या फिर पार्शियली मिसिंग होता है। मीन्स जो फीमेल होती है उनके पास क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम नहीं होते, उनके पास 45 क्रोमोसोम होता है। मीन्स एक जो है मिसिंग होता है, तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि मीन्स एक क्रोमोसोम यहाँ पे कम होता है। वैसे 46 होना चाहिए, तो यहाँ पे इनके पास क्या होता है 45 होते हैं। एक जो है एक्स क्रोमोसोम जो है मिसिंग होता है, ठीक है ना। अच्छा, इस जो ये फीमेल होती है इनमें क्या होता है कि इनकी डेवलपमेंट प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके शॉर्ट हार्ट होते हैं, या फेलियर्स ऑफ ओरी से प्रॉपर डेवलप नहीं होती, और हार्ट डिफेक्ट भी होते हैं इनमें। तो मीन्स इनमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है कम होता है। देन हमारे पास है नंबर 7 पे क्लीनर फेल्टर सिंड्रोम। ये मेल सेक्सुअल डिफेक्ट है, ये मेल्स में होता है। इसमें क्या होता है कि जो बॉय है, ठीक है ना, वो बॉर्न होता है विद एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। मीन्स अब अगर 46 क्रोमोसोम है तो उसके पास क्या होंगे, 47 होंगे, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा। जैसे पहले हम कह रहे हैं कि एक्स वाई क्रोमोसोम है, तो उसके पास क्या होते हैं, डबल एक्स वाई, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा जो एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। इसको जो है एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम भी सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैन जो है वो मैन जिनमें जो है ये डिसऑर्डर होता है, ये एबनॉर्मलिटीज होती है, डोंट नो दे हैव इट अंटिल दे रन इनटू द प्रॉब्लम ट्राइंग टू हैव अ चाइल्ड, ठीक है ना। पहले इनको पता नहीं चलता, बाद में इनको पता चलता है, स्टार्टिंग में इनको पता नहीं चलता। देन है डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन। मीन्स जो आईक्यू लेवल होता है वो उन बच्चों का जो उनकी एज के हिसाब से उनका आईक्यू लेवल जो होता है सही नहीं होता, कम होता है। इसमें क्या होता है कि इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। क्योंकि इसमें इस डिजीज में क्या होता है, डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो एक 21 क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम होता है, उसकी कॉपी फॉर्म हो जाती है। जैसे कि 20 कौन सा क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम होता है, उसकी कॉपी फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि फिजिकल ग्रोथ डिले होती है, और जो है इंटेलिजेंस जो होती है वो इफेक्ट होती है, और कुछ फेशियल फीचर भी होते हैं, मतलब जो उनके फेशियल फीचर भी थोड़े से फेशियल फीचर भी आपको जो है तो चेंज नज़र आते हैं। मीन्स एबनॉर्मलिटीज़ होती है, उनका आई क्यू लेवल भी जो है प्रॉपर नहीं होता उनकी एज के हिसाब से। देन है हेमोफीलिया, डिक्रीज एबिलिटी और इनएबिलिटी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट, लेकिन क्या होता है इसमें कि एबिलिटी नहीं होती कि ब्लड क्लॉट हो, या फिर डिक्रीज होती है, मतलब कम एबिलिटी होती है, जल्दी से जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो जाहिर है कि जब कोई चोट लगती है तो क्या ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो ब्लड जो है ज़्यादा वेस्ट होगा। इस डिसऑर्डर में ये होता है, ठीक है ना। ये भी जो है ड्यूरिंग डेवलपमेंट में नहीं होता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, वो फैक्टर जो है ना, मतलब उसमें से 8 फैक्टर होता है, फैक्टर होता है उसकी कमी हो जाना, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है कम्प्लीटली क्लॉट नहीं होता। द लास्ट वन इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है कि इसमें एनीमिया कॉज होता है, ठीक है ना। थैलेसीमिया में क्या होता है कि ब्लड डिसऑर्डर है जो कि पास तरीके से इनहेरिटेड, मतलब जेनेटिक जो है ये ट्रांसफर होती है। इसमें क्या होती है, बॉडी जो है बनाती है एबनॉर्मल फॉर्म अमाउंट ऑफ जो है हीमोग्लोबिन। इसमें जो है एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल में होता है, जो कैरीज करता है क्या, ऑक्सीजन। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय होता है, जिसकी वजह से जो है हीमोग्लोबिन सही से प्रॉपर्ली नहीं बनता, बॉडी नहीं बना रही होती जितनी आपको नीड होती है, तो जिसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है ना। इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है एक माइनर थैलेसीमिया होता है, और एक जो होता है बहुत ही जो है डेंजरस होता है, जिसमें जो है बिल्कुल बॉडी जो है ब्लड नहीं फॉर्म कर रही होती, हीमोग्लोबिन नहीं बना रही होती। तो इससे क्या होता है कि फिर पेशेंट को जो है कहीं और से जो है ब्लड जो है लेना होता है, ठीक है ना।
तो ये तमाम जो है डिजीज़ थी, एबनॉर्मल डिसऑर्डर थे जो डेवलपमेंट में कॉज होते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके साथ आपका सिलेबस जो है मिड टर्म का सिलेबस भी यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब तक जितने भी हमने स्टडी किया ये आपका मिड टर्म था, ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।